हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयर्स में जब डील अनाउंस हुई थी रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के बीच में, तब से लेकर एक ज़बरदस्त गिरावट आ चुकी है और ये विवाद जो है काफ़ी लंबा बढ़ा है। अमेज़न को लेके, रिलायंस को लेके काफ़ी सारा जो है लीगल प्रोसीडिंग्स भी हुई है और अब कहीं ना कहीं सुलझता नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, इस बीच में जो शेयर होल्डर हैं उनका क्या हो सकता है, उनको क्या मिल सकता है अगर अब ये डील 1.5 साल बाद गो थ्रू भी होती है। शेयर होल्डर्स का क्या फ्यूचर है और यहाँ पर इस पूरे कन्फ्लिक्ट के अंदर शेयर होल्डर्स कहाँ स्टैंड करते हैं, इस डील में टेबल पर शेयर होल्डर के लिए क्या हो सकता है, डिटेल में इस बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है। फ्रेंड्स, 15 महीने हो चुके हैं अमेज़न की इंटरफेरेंस के बाद में, जब से अमेज़न इसके बीच में कूदा है और लीगल प्रोसीडिंग्स में ये पूरी डील चली गई है। ऑलमोस्ट स्टॉक वहाँ से 70-80% करेक्ट हो चुके हैं। फ्यूचर रिटेल का स्टॉक 190 रुपीज़ के आसपास का हाई तब बनाया था और वहाँ से करेक्ट होके 40 रुपये आ चुका है। 70-80% के आसपास लगभग सारे ही स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिल चुकी है। अब फ्यूचर ग्रुप के, फ्यूचर रिटेल के सारे स्टोर्स, 900 स्टोर्स के आसपास का कंट्रोल रिलायंस ने ले लिया है। अमेज़न भी बैक स्टेप कर रहा है और यहाँ पर कमिंग जो डेवलपमेंट्स हैं वो पूरी तरह से ये दिखा रहे हैं कि ये जो है डील अब गो थ्रू हो सकती है और इशू रिजॉल्व होने की तरफ है। पर उसके बाद भी शेयर्स में उस तरह का मूव नहीं है। इवन जो थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर जो है स्टॉक बढ़ता भी है तो वहाँ से ऊपर लेवल से सेलिंग आ जाती है। तो शेयर होल्डर्स के लिए अब क्या बचा है और रीज़न क्या है कि इतना कुछ होने के बाद भी शेयर्स में मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, कुछ डेवलपमेंट्स जो इस पूरे प्रोसीडिंग्स में हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनीज हैं वो अपने क्रेडिटर्स के साथ हमें अब 20 अप्रैल और 23 अप्रैल को मीटिंग करने वाली हैं। 24,713 करोड़ की जो डील रिलायंस के साथ थी उसके अप्रूवल के लिए इन्होंने एक्सचेंजेस को ये इन्फॉर्म किया है। एनसीएलटी से भी इनको जो है ये मीटिंग कन्वे करने की, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की परमिशन मिल चुकी है। रिलायंस ने जो है, रिलायंस रिटेल ने 950 जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें ईजी डे और बिग बाज़ार और स्टोर्स थे जो फ्यूचर ग्रुप के, उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और वहाँ पर जो है सब लीज एग्रीमेंट था और वहाँ पे फ्यूचर ग्रुप ने लीज पे नहीं की है, तो कंट्रोल अब इसके हाथ, रिलायंस के हाथ में आ गया है। और रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल को भी नोटिस भेज दिया है सब लीज एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का, यानी कि लीज अब रिलायंस रिटेल के नाम पे बनेगी और रिलायंस रिटेल ही इन स्टोर्स का ओनर होगा। अमेज़न ने भी कहीं ना कहीं बोला है कि वो जो है अब बातचीत से इसको जो है हल करना चाहते हैं और अब वो जो है लीगल प्रोसीडिंग्स को बंद करने की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये भी है कि पिछले 17-18 महीने में जो ब्रांड वैल्यू फ्यूचर ग्रुप के स्टोर्स की थी, बिग बाज़ार, ईजी डे की थी, वो लगभग बहुत कम हो चुकी है। अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसके लिए इतनी फाइट करी जाए। तो अमेज़न की तरफ से भी, अमेज़न की प्ली को ऑलरेडी जो है एनसीएलटी ने जो रिजेक्ट कर दिया है और अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ अप्रैल के 20 तारीख के और 23 तारीख को मीटिंग हो सकती है जहां पर इस डील का अप्रूवल आ सकता है। पर इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद भी जब रिलायंस ने कंट्रोल ले लिया है और क्या कहते हैं, अगले अप्रैल तक ये माना जा रहा है कि डील का अप्रूवल क्रेडिटर से मिल सकता है, स्टॉक में मूवमेंट तो है ही नहीं, करेक्शन भी खत्म नहीं हुई है। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, करेक्शन का क्या रीज़न है पहले आप ये समझ लीजिए। जब लास्ट 15-16 महीने पहले, अक्टूबर के आसपास 2019 में ये डील फाइनलाइज हुई थी, 2020 में जब ये डील फाइनलाइज हुई थी, तब में और अब में बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। पिछले 4-5 क्वार्टर में, जो पिछले 5 क्वार्टर गए हैं डील से लेके अब तक, फ्यूचर ग्रुप्स के सारे ही कंपनीज ने बड़े लॉसेस किए हैं जिससे इनके नेटवर्थ इरोड हुई है। उसके अलावा काफ़ी सारे लोन्स इन्होंने लिए हैं, बैडली बिजनेस कोविड से इम्पैक्ट हुआ है। तो और जो पुराने लोन्स थे उनका इंटरेस्ट और क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग पेमेंट, तो लाइबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं पिछले 15 महीने में। आप इंटरेस्ट कॉस्ट देख लीजिए जो लगी है, नए लोन्स और जो लॉसेस करे हैं उनको मिला के आप समझ लीजिए किस तरह की लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं। इसके अलावा जो ब्रांड वैल्यू थी जिसके लिए टोटल फाइट थी, वो जो 1.5 साल पहले थी वो आज नहीं है। तब एक बिग बाज़ार बड़ी ब्रांड था, पर पिछले 15 महीने में ईजी डे, बिग ब्रांड के ज़्यादातर स्टोर्स या तो बंद हो गए हैं, इन्वेंट्री ना के बराबर है। इवन खुद चैनल चेक में इस बार कर रहा था, जो ये अपनी रिपब्लिक डे सेल करते हैं उसमें भी ना कोई इस तरह का स्टोर्स पे रश था, ना ही इन्वेंट्री थी, ऑलमोस्ट ना के बराबर इन्वेंट्री थी। तो अब जो वो ब्रांड वैल्यू है वो चीज़ नहीं रह गई है। क्रेडिटर की
अगर मैं लोन्स जो बैंक्स के हैं उनके अलावा जो अदर अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, जो इनके सप्लायर हैं, उनकी बहुत बड़ी देनदारी है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी है, और जो लॉसेस इन्होंने करे हैं वो अलग है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि अब वो फ्यूचर ग्रुप नहीं रहा जो 15 महीने पहले था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बहुत ज़्यादा इस डील में अब बचा नहीं है, और यही समझ के मार्केट इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है। थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए अब वो क्यों नहीं रहा है जो 15-16 महीने पहले था। अब अगर ये डील सेम टर्म्स एंड कंडीशन पर जो है गो थ्रू होती है, वैसे उसके चांसेस कम है, अप्रूवल होता भी है, तो जो क्रेडिटर्स की लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं। बैंक कितना हेयर कट लेते हैं, क्रेडिटर इतना हेयर कट लेते हैं, वहाँ सेटलमेंट कैसा होता है वो देखने वाली बात होगी। पहले के डील का जो मॉडल था वो ये था, स्ट्रक्चर जो था कि बिजनेस सारा फ्यूचर एंटरप्राइजेज में मर्ज होगा, स्लम्प सेल के थ्रू स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स का रिटेल का बिजनेस और कुछ बिजनेसेस रिलायंस को सेल हो जाएंगे, और जो फ्यूचर एंटरप्राइजेस की जो मर्ज एंटिटी होगी उसमें रिलायंस भी एक बड़ी स्टेक खरीद रहा था 17-18 रुपये के रेट पे, जो है अगर मेरे को सही याद है 18 रुपये के आसपास था। तो अब वहाँ पर अगर ये इसी स्ट्रक्चर में ये डील होती है तो रिलायंस क्या उसी रेट पे इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि फ्यूचर एंटरप्राइजेस का शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। उसके अलावा जो लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं उनका सेटलमेंट किस तरीके से होता है, बैंक्स का सेटलमेंट किस तरीके से होता है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में इक्विटी इन्वेस्टर तो कहीं पिक्चर में ही नहीं आता है। दो रिलायंस ने जितने भी टेक ओवर्स पास्ट में किए हैं, इनका हिस्ट्री रही है कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का ध्यान रखते हैं और उनके फेवर में डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ मुझे ये नहीं लगता इक्विटी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट पूरी तरह से राइट ऑफ हो सकता है, ऐसा नहीं है, पर उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर जो है जिसकी वजह से स्टॉक बढ़े। अल्टीमेटली उसी स्ट्रक्चर में अगर ये डील अब होती है तो देखने वाली बात होगी कि अगर उतने ही स्वैपिंग रेशियो के साथ में फ्यूचर एंटरप्राइज के शेयर मिलते हैं तो फ्यूचर एंटरप्राइज के शेयर में कोई वैल्यू बनती भी है नहीं इस बिजनेस के सेल के बाद में। बिजनेस की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है बहुत कम हुई है, इसके अलावा लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डील का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पर अब कुछ बहुत ज़्यादा बचा है जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। इवन करेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जबकि क्लियर संकेत आ रहे हैं कि ये डील अब गो थ्रू हो सकती है, पर यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा कुछ मिलने के चांसेस ना के बराबर है। अब फ्रेंड्स आता है कि क्या करें। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, इसमें नए इन्वेस्टर्स कम हैं, वही लोग हैं जिन्होंने इस डील के चलते इस स्टॉक को जो है खरीदा हुआ है पहले। तो फ्रेंड्स, जो ऊपर के रेट पे ऑलमोस्ट फंसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता काम करेगी, कोई बहुत ज़्यादा वर्क करेगी, क्योंकि बहुत बड़े मूव्स के चांसेस कम हैं। यहाँ पर आप सिर्फ वेट कर सकते हैं, क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है, उसके बाद क्या फाइनल आउटकम आता है। हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ से बेटर एग्जिट मिल जाए, पर उसके चांसेस भी करंट सिचुएशन में थोड़े कम लगते हैं, जिस तरह की ख़राब हालत फ्यूचर ग्रुप की है और जिस तरह से ब्रांड वैल्यू भी डिटोरिएट हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब वेट एंड वॉच के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कैपिटल लॉस आपका यहाँ पे हुआ है वो पर्टिकुलरली इसी शेयर से रिकवर होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। अगर कुछ काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ कुछ आ जाती है तो हो सकता है आपको एक बेटर एग्जिट मिले, पर पुराने जो हाइज़ हैं, हाइज़ तो फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स के बहुत ऊपर हैं, मतलब मैं उसी टाइम की हाइज़ की बात कर रहा हूँ जिस टाइम में डील हुई थी, उसको टच करना या वहाँ तक पहुँचने के चांसेस अब काफ़ी कम हो गए हैं। बट हाँ, ये मेरे को लगता है कि अगर ये डील गो थ्रू होती है, काफ़ी पॉजिटिव अगर न्यूज़ आती हैं, तो शायद जो है एक बार आपको यहाँ से एक बेटर एग्जिट पॉइंट मिले, पर अल्टीमेटली आप तो या तो एग्जिट करेंगे, फिर डील का स्ट्रक्चर चेंज होकर किस तरह से आता है वो देखने वाली बात होगी। अनसर्टेनिटी के साथ साथ जो ब्रांड लॉस, वैल्यू लॉस और लाइबिलिटी इंक्रीज जो है फ्यूचर ग्रुप को हुआ है, वहाँ पर जो सबसे बड़ा लॉस है वो क्रेडिटर्स के साथ साथ इक्विटी इन्वेस्टर का है, और इक्विटी इन्वेस्टर्स को इस पूरी डील में अब कोई बड़ा रिवॉर्ड मिले इसके चांसेस ना के बराबर हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।